कामिनी की बहू रजनी का ज्यादा से ज्यादा समय किचन में ही बीतता था, जिसके चलते उसके हाथ में कोई और चीज हो या ना हो, लेकिन बेलन जरूर होता था। मानो बेलन ही एकमात्र रजनी का हथियार था अपनी बात कहने या समझाने के लिए। एक दिन सुबह के समय रजनी रसोई में पराठे बना रही होती है। तभी उसका पति नाश्ता करने के लिए कमरे से नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर सिर्फ पराठे रखे हुए देख कहता है, रजनी ये क्या है, नाश्ते में सिर्फ परांठे? अरे कुछ साथ में तो बना देती। अरे मुझे इतनी भूख लग रही है, अब क्या मैं ये रूखे सूखे पराठे खाऊं? अक्षय जी, आपको मैंने याद से पराठे बनाकर दे दिया है, वही बड़ी बात है। मैं तो आपको ये भी नहीं देने वाली थी। कल रात में मैंने आपसे क्या कहा था? कल की तो बात ही जाने दीजिए। आज एक हफ्ते से मैं आपको कह रही हूँ। क्या कह रही हो तुम यार, मुझे कुछ नहीं याद। अब जो बोलना है साफ साफ बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, तो आपसे बहस करने का मेरे पास भी टाइम नहीं है। आज बस यही है नाश्ते में। चाय के लिए दूध, राशन कुछ नहीं है, सब्जी बनाने के लिए सब्जियां भी नहीं है। तो आज आपको इन्हीं सादे पराठों को खाकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। एक हफ्ते से चिल्ला रही हूँ कि राशन भरवा दीजिए, राशन भरवा दीजिए, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। एक तो पहले तुम अपना ये बेलन मुझसे दूर रख कर बात करा करो। जैसे गुंडे लोग हाथ से कम हथियार से ज्यादा बात करते हैं, अब तुम भी वैसे ही अपने बेलन से सारे काम करवाने लग जाती हो मुझसे। अक्षय और रजनी जोर से एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी कामिनी अपने हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर से घर लौटती है और दोनों को आपस में लड़ता देखकर कहती है, राम राम, सुबह सुबह सबके घर में शांति रहती है और एक मेरा घर है जहाँ शांति दूर दूर तक नहीं है। किस बात पर दोनों कटे मरे जा रहे हो? और बहू तू हाथों में बेलन लिए मेरे बेटे को क्या धमका रही है? कभी तो अपने इस बेलन का साथ छोड़ दिया कर। अब माँ, ये आपकी बेलन वाली बहू है, बेलन ही इसका हथियार है, ये इसे कैसे छोड़ देगी? अरे बेलन से तो ये सब पर अपना हुक्म जमाती है। अभी भी ये यही कर रही है। नाश्ता पानी कुछ पूछा नहीं और बेलन दिखाकर डरा ऊपर से और रही है। जैसे आप तो बड़ा ही डर रहे हैं। एक हफ्ते से बोल रही हूँ माँ जी इनको कि राशन भरवा दीजिए, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। खाने में इनको पूरे 36 पकवान चाहिए। नहीं चाहिए मुझे 36 पकवान तुम्हारे, रखो अपना नाश्ता पानी अपने पास। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। अक्षय इतना कहकर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। समय बीतता है, लेकिन रजनी के हाथ में बेलन लेकर बात करने वाली आदत में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक रोज उसकी पड़ोसन कांता उसके घर आती है और वो देखती है कि रजनी हाथों में बेलन लिए सीढ़ियों से उतर रही है। तभी वो उससे कहती है, बहू तू ये हाथों में बेलन लिए कमरे से क्यों आ रही है? अब तूने रोटियां रसोई में छोड़कर कमरे में बनाना शुरू कर दिया है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, वो मेरे बाथरूम का दरवाजा लॉक हो गया है, तो उसी को खोलने के लिए मैं बेलन लेकर आई थी, लेकिन खुला ही नहीं लॉक। लगता है जाम हो गया है, अब तोड़ना ही पड़ेगा। बहू लॉक खुलेगा कहाँ से? जो काम हथौड़ी का है उसे भी तू बेलन से ही करने की कोशिश कर रही है। एक हथौड़ी जोर से मारती, लॉक तुरंत खुल जाता। बेवजह ही इतनी मेहनत कर रही है तू। हाँ आंटी जी, बात तो आप सही कह रही हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था। बेवजह मैंने अपने बेलन को ही इतना कष्ट दे दिया, लेकिन मेरे घर में तो हथौड़ी ही नहीं है, तब कैसे तोड़ू लॉक? कांता और रजनी की बातें पीछे खड़ी कामिनी सुन रही होती है। तभी वो उनके पास आकर हंसते हुए कहती है, बहू समझ तो तुझे जब आएगा ना, जब तू अपने इस बेलन का पीछा छोड़ेगी। कोई भी काम हो बस बेलन लेकर पहुंच जाती है। जाने दे कामनी, मुझे पता है कि तेरी बेलन वाली बहू है। जैसे ससुराल में आने के बाद बहुत सी बहुओं के हाथ में रसोई नहीं छूटती, वैसे ही तेरी बहू के हाथ में से बेलन नहीं छूटता है। एक काम कर बहू, तू मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तुझे हथौड़ी देती हूँ, उसी से तू अपने बाथरूम का लॉक तोड़ लियो। कांता इतना कहकर रजनी को अपने घर ले जाती है, जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि हॉल में बैठे उसके बेटे यश के गले में खाना अटक जाता है और वो जोर जोर से खांस रहा होता है। तभी वो उसके पास जाती है और उससे बोलती है, क्या बेटा तू ऐसे क्यों खांस रहा है? ले पानी पी ले। कितनी बार कहा है तुझसे कि खाना आराम से खाया कर, वरना गले में अटक जाएगा, लेकिन तू है कि मेरी सुनता ही नहीं है। आंटी जी आप ये क्या कर रही हैं? आपका बेटा वैसे ही परेशान है और आप उसे और सुना रही हैं। अरे उसे नॉर्मल हो जाने दीजिए, तब गुस्सा करिएगा। वैसे लोग कहते हैं कि पीठ पर मारने से ऐसी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो देख क्या रही है बहू, मारना ऐसे ताकि इसकी खांसी जल्दी से ठीक हो जाए।
कांता के कहने पर रजनी अपने हाथों में बेलन को जोर से उठाती है और यश के पीठ पर मार देती है, जिससे उसकी खांसी तो रुक जाती है, लेकिन वो जोर से चीखते हुए कहता है, आए भाभी, आपने तो मेरी जान ले ली है। ये कौन सा तरीका होता है खांसी को भगाने का? मेरी पीठ तोड़ के रख दिया आपने तो। यश भैया, मैंने क्या किया? आंटी जी ने ही कहा था कि मैं मारूं आपको, तो मैंने मार दिया। लेकिन ये बात भी तो आपने ही बोली थी ना, ऐसे में इंसान के पीठ को थपथपाते हैं। लेकिन आपने तो बेलन से मार मार के मेरी पीठ तोड़ दी। दोनों ही औरत पागल हो एक नंबर की, बेवजह मेरी पीठ तोड़ दी। आय हाय। यश इतना कहकर अपनी पीठ को सहलाते हुए अपने कमरे में चले जाता है, जिसके बाद रजनी भी चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो कहती है, हाय राम, ये तूने क्या किया? हथौड़ा लेने गई थी और अपने बेलन से बेचारे यश की पीठ तोड़कर आ गई। मूर्ख कहीं की, किसी काम की नहीं है तू। जा जाकर और घर के काम कर ले। कामिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन वो रसोई में काम कर रही होती है और उसे बाहर से जोर जोर से आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर निकल कर देखती है तो एक चोर तेजी से गली में भाग रहा होता है और लोग उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो अपने हाथों में लिए बेलन को जोर से घुमाकर उस चोर को मारती है, जो जाके सीधा उसके सर पर लगता है और वो मुंह के बल गिर जाता है, जिसके बाद मोहल्ले वाले उसे पकड़कर बहुत मारते हैं। तभी अक्षय और कामिनी भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कांता कहती है, कामिनी, आज तो तेरी बेलन वाली बहू ने कमाल ही कर दिया। क्या निशाना लगाया है। जिस चोर को हम मोहल्ले वाले मिलकर भी नहीं पकड़ पा रहे थे, उस चोर को तेरी बहू ने एक बेलन में ही जमीन की धूल चटा दी। क्या सही निशाना लगाया है चोर के सर पर। तू क्या कह रही है कांता? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे मोहल्ले में चोर घुस गया था और हम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, तभी वो हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन तेरी बहू ने अपने घर से ही ऐसा बेलन घुमाकर मारा उसके सर पर कि वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा और हमें चोरी हुआ सामान वापस मिल गया। क्या आप सच कह रही हैं आंटी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तेरी माँ की बेलन वाली बहू का निशाना सच में लाजवाब है। एक बेलन के बाद दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। कांता की बात सुनकर अक्षय और कामिनी हंसने लगते हैं। तभी कामिनी रजनी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, चलो अच्छा है, कम से कम मेरी बेलन वाली बहू के होने से मोहल्ले वालों को कुछ तो फायदा हुआ। कामिनी की बात सुनकर सभी मोहल्ले वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं और उस हादसे के बाद रजनी अपने घर के साथ पूरे मोहल्ले में बेलन वाली बहू के नाम से फेमस हो जाती है। एक बूढ़ी औरत जो कि सुनीता की शुक्रगुजार थी और वो सुनीता की मदद के बदले में उसे अपनी दुकान पर काम पर रख लेती है। सुनीता को भी काम की जरूरत थी, लेकिन सुनीता के घर वाले इस बात से अनजान थे कि सुनीता को काम से निकाल दिया गया है। बेटी, आज के जमाने में कौन किसका अपना है। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर के लिए लेट हो रहा है। बेटी, क्या तुम मेरी दुकान पर काम करना चाहोगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा आज का दिन मेरे लिए अच्छा है या बुरा। पहले जमींदार जी ने मुझे खेतों में काम करने से मना कर दिया और अब यहाँ मेरी किस्मत टकरा रही है। ये कहानी शुरू होती है बिलासपुर गांव में रहने वाली सुनीता से, जो कि अपनी सास शांति और पति केशव के साथ रहा करती थी। सुनीता का परिवार बेहद ही गरीबी से गुजर रहा था। माँ, मैं आज आपके लिए शहर जाकर दवा लेकर आऊंगा। आपकी दवा खत्म होने वाली है, तो आप पहले ही बता दीजिए मुझे। क्यों इतनी परेशानी उठा रही है मेरे पीछे? छोड़ दे, क्या ही जरूरत है दवा की, जब पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। ऐसे ही आज ना कल मरना ही है और जितनी जल्दी मर जाऊं उतना ही अच्छा है। अरे माँ, अब आप कुछ भी मत बोलिए। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ और कोई भी बेटा नहीं चाहेगा कि उसकी माँ तकलीफ में रहे। भगवान ने मुझे श्रवण कुमार जैसा बेटा दिया है। तू सच में मेरा बहुत ख्याल रखता है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है। माँ जी, चलिए अब खाना खा लीजिए
ताकि मैं भी जमींदार जी के खेतों में काम करने जाऊं। हाँ बहू, ला दे, खाकर सोना ही है। और केशव ने खाना खाया? हाँ माँ, उन्हें तो सबसे पहले भूख लग जाती है। सुनीता भी अपनी सास की काफी अच्छे से देखभाल किया करती थी। अब घर का काम करने के बाद ही सुनीता जमींदार के खेत में काम करने जाती है और सारा दिन काम करने के बाद देर शाम जल्दी ही घर लौट कर आती है। अरे सुनीता, आजकल कुछ ज्यादा ही काम करने लगी है। पहले तो केशव ही कमाता था, अब तो तुम दोनों पति पत्नी ही कमाने लगे हो। आप तो घर की दिक्कतें जानती है ना चमेली भाभी। अब घर में बैठने से अच्छा है कि 2 पैसे आ जाए काम करके। वैसे कुछ भी कहे सुनीता, इस मामले में मेरा मर्द बहुत अच्छा है। आज तक शादी के बाद भी मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। अच्छी बात है ना चमेली भाभी कि आप घर पर बैठकर खा रही हो, लेकिन मैं तो कमाकर खाने में ही विश्वास रखती हूँ। हाथ पैर भी चलता रहेगा और घर परिवार में कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं आएगी। मैं तो तुझसे बस यही कहूँगी कि अपनी बुढ़िया सास को घर से निकाल दे। देख कैसे खाट पकड़े हुए पड़ी है। ऐसे में तो आपके भाइयों को भी आपकी माँ को घर से निकाल देना चाहिए। वो तो चल फिर भी नहीं पाती हैं। ये तू क्या कह रही है सुनीता? तू मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़का रही है। तो आप क्या कर रही हैं? एक असहाय इंसान को ये कह रही हैं उसे घर में रहने का कोई हक ही नहीं है। सुनीता की बातों से चमेली का मुंह बंद हो जाता है। लेकिन अब अगले ही रोज जब सुनीता काम पर जाती है तो उसे जमींदार के घर से बुलावा आ जाता है। जी जमींदार जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, तुम्हें यहाँ पे मैंने ही बुलाया है। कल से तुम काम पे मत आना और अपना हिसाब किताब करके पैसे शाम को आके ले जाना। लेकिन जमींदार जी, क्यों अचानक मुझे काम पर ना आने देने का कारण? यही कि तुम खेतों में जितना काम करती हो ना, उससे ज्यादा अनाज सब्जियाँ चोरी करके ले जाती हो और ये गलत है। जमींदार जी, मुझे नहीं पता कि ये बातें आपसे मेरे बारे में किसने कही हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। मैंने आपके खेतों से आज तक कोई चोरी चकारी नहीं की है। सुनीता, मुझे माफ करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम कोई और काम देख लो। मैं चाहता तो तुम्हें सजा देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। केशव बचपन से ही यहाँ पे काम कर रहा है और शांति जी, उन्होंने भी बहुत काम किया हमारे खेतों में। उदास सुनीता ये सब सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और घर आकर अपनी सास के पास ही नीचे बैठ जाती है। अरे बहू, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? सब ठीक तो है और तू इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ जी, घर का थोड़ा सा सामान लाना था तो आज थोड़ा जल्दी ही घर आ गई। और आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। अगर तू बाजार जाने के लिए आई है तो दिन रहते ही बाजार से भी आ जा। अब सुनीता घर का आटा चावल दाल लेने बाजार जाती है। तभी वो बाजार में क्रिसमस की चीजें देखती है, जिससे बाजार भरा पड़ा होता है। अरे मैं तो भूल ही गई कि कुछ दिनों में क्रिसमस आने वाला है, लेकिन यहाँ तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो क्रिसमस आए या दिवाली, अपना तो दिवाला ही निकलना है। सुनीता बाजार में घूमी रही होती है, तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत बेहोश हो जाती है। हालांकि ये बूढ़ी औरत क्रिसमस का सामान बेच रही होती है। अरे अम्मा, आप ठीक तो है ना? अम्मा जी उठिए। बेटा मैं ठीक हूँ। लगता है सुबह से कुछ खाया नहीं है तो ऐसे चक्कर आ गया। कोई बात नहीं अम्मा, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, आप यहीं बैठिए। सदा खुश रहो बेटी। यहाँ से इतने लोग आए गए लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन तुमने मेरी मदद की। चलिए अम्मा जी, आप यहीं पास बैठकर ये समोसे खा लीजिए। मैं आपकी दुकान संभालती हूँ कुछ समय तक। इतना बोलकर सुनीता उस बूढ़ी औरत की दुकान पर बैठकर आने जाने वाले ग्राहकों को क्रिसमस का सामान बेचने लग जाती है। बेटी कहाँ है तुम्हारा घर? बहुत ही जिम्मेदार हो तुम। क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? आपके साथ काम? मैं कुछ समझी नहीं अम्मा। मैं हर त्योहार में ऐसे ही दुकान लगाया करती हूँ। क्रिसमस हो, दिवाली, होली, करवा चौथ, लेकिन इसके अलावा मैं श्रृंगार के सामान, खिलौने ये सब बेचा करती हूँ। बस तुम मेरी दुकान पर सामान बेचा करना।
और मैं तुम्हें रोज के 200 रुपए दिया करूंगी। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सुबह से दुकान पर बैठना पड़ेगा, बल्कि तुम शाम में ही दुकान लगा लिया करना। जी ये तो अच्छा है, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ अम्मा। ये लो तुम्हारा आज का मेहताना। तुमने कुछ ही समय में ग्राहकों को अच्छे खासे रेट में सामान बेचा और उन्हें अपने सामानों की तरफ रिझाया भी है। कुछ ही वक्त में सुनीता दुकान पर अच्छा खासा सामान बेच चुकी थी और अब सुनीता जैसे ही घर पहुंचती है, केशव सुनीता पर चिल्लाने लगता है। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता भी है ना कब का घर आया हुआ हूँ मैं। कहाँ गई थी तुम? बाजार जाने में और आने में इतना समय लगता है क्या? आपको तो पता चल ही गया होगा कि जमींदार ने मुझे काम से निकाल दिया, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी देखिए, मुझे आज एक काम भी मिल गया। मैं बाजार में एक दुकान पर बैठ रही हूँ जिसमें मुझे क्रिसमस का सामान बेचना है। और तो और जिसकी दुकान है ना, उन्होंने मुझे कहा है बस शाम के समय उनकी दुकान पर बैठने के मुझे 200 रुपए मिलेंगे। क्या बात कर रही हो सुनीता? मुझे जमींदार जी पूरे दिन के 350 रुपए देते हैं और तुम्हें कुछ ही समय में 200 मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। शांति, केशव और सुनीता बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें एक नया काम मिला है। हालांकि अब देर शाम सुनीता बाजार जाकर उस बूढ़ी औरत की दुकान संभालती, सामान बेचती और देर शाम घर भी लौटाती। ये इतने खुश कैसे है, जबकि इसकी गृहस्थी में तो मैंने ही आग लगाई थी। माँ जी अब ठीक तो है ना? मैं आ गई। आज तो अम्मा के क्रिसमस के सामान जल्दी ही बिक गए। हाँ, दिन नजदीक आ रहा है ना, तो लोग बाजार जा रहे हैं। अरे क्या बात है सुनीता, आजकल तू कहीं नजर नहीं आती। सब ठीक तो है ना? वैसे अभी शाम को तू आ कहाँ से रही है? बस बाजार से आ रही है चमेली भाभी। अरे सुनीता, मैंने सुना है तुझे जमींदार ने खेतों में काम करने से मना कर दिया है, क्योंकि तुझ पर सब्जियां और अनाज चोरी करने का इल्जाम जो लगा है। बता चमेली, ना जाने किस करमजली अभागन ने ये अफवाह मेरी बहू के बारे में उड़ाई है। हाँ ये तो गलत है अम्मा। अच्छा मैं चलती हूँ, खाना चढ़ा कर आई हूँ। इतना बोलकर चमेली वहाँ से चली जाती है। इधर सुनीता शाम का खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। दूसरी तरफ केशव भी काम से लौटकर घर आता है। आज भी काम पर गई थी ना सुनीता तुम? जी गई तो थी, लेकिन जल्दी आ गई। बस ऊपर वाले की दुआ है जो मुझे ये काम मिल गया। सुनीता पर भले ही चोरी का झूठा इल्जाम लगा हो, लेकिन सुनीता ने कभी अपनों के लिए हार नहीं मानी और वक्त ने भी सुनीता का साथ दिया, जिस वजह से क्रिसमस के मौके पर सुनीता को काम मिला।